हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत परिपथ, और आज अपने पार्ट नंबर 3 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम वालों का। और आज के जो अपने टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल के लिए आज से। ये पहला टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, और दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व इसकी संतुलित अवस्था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करने हैं और अपने बहुत ही डिटेल से करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपना जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि व्हीटस्टोन कोई यहाँ पे किसी चीज़ का नाम नहीं है, एक साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन, प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे। और उन्हीं ने क्या था, एक अपना प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या है, अपने वही चीज़ पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल भी हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो। देखो जो मैं लिखता हूँ ना, ये इंट्रोडक्शन में से कभी क्वेश्चन नहीं आता, आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अपने को पता तो होना चाहिए कि वो चीज़ किससे रिलेटेड है, तभी मैं ये नोट्स में लिख देता हूँ। आपको पेपर के लिए आज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या दिया हुआ है व्हीटस्टोन सेतु, कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन ने 1842 में 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया। वह इस परिपथ की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर CF व्हीटस्टोन थे, इन्होंने 1842 में एक विशेष प्रकार का परिपथ तैयार किया। उस परिपथ का फायदा ये था कि उसमें 4 प्रतिरोध लगे होते थे, और 4 में से अगर 3 प्रतिरोध अपने को पता है तो चौथे प्रतिरोध का मान अपने निकाल सकते थे। मतलब अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का क्या दिया, एक सर्किट दिया। समझ आई बात। इसमें एक सेल लगा होता है, धारामापी यानी कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। धारामापी आपके वैसे देखने में ये ऐसे लगता है कि धारा को मापने वाला, ठीक है, लेकिन ये धारा को नाम आपके धारा की दिशा को मापता है, जिसको अपने गैल्वेनोमीटर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। और आज याद रख लो गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, आप लैब में देखोगे तो वो आता है धारा की दिशा बताने के काम। धारा को मापता नहीं है वो भी, इतने एम्पियर करंट जा रहा है या इतने एम्पियर जा रहा है, वो एमीटर मापता है। लेकिन धारा की दिशा को कौन बताता है अपने को, जो गैल्वेनोमीटर है या इसको धारा मापी। गैल्वेनोमीटर इसका ज़्यादा नाम चलता है, हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की धारा मापी यानी कहीं ये एमीटर ना हो जाए, एमीटर समझने लग जाते हैं कहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसकी रचना या बनावट, कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, बनाया कैसे, तो ये एक पूरी एक्सपेरिमेंटल यानी कि सेटअप है। व्हीटस्टोन वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने ये वाला सर्किट दिया। इसमें क्या था, उन्होंने 4 प्रतिरोध लगाए। पहले सर्किट को समझ लो, 4 प्रतिरोध P, Q, R और S। उन्होंने कहा कि अगर P, Q और R के मान अपने को पता है और S एक अज्ञात प्रतिरोध है, यानी S का मान अपने को नहीं पता, तो क्या है, अपने S का मान निकाल सकते हैं। मतलब 3 प्रतिरोध फिक्स पड़े यहाँ पड़े रहने दो, और जिसका मान ज्ञात करना वो यहाँ पे लगा दो, आपको उसका मान पता लग जाएगा इन तीनों की सहायता से। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बीच में जो ये प्रतिरोध उन्होंने इसी प्रकार से लगाए थे। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, A और C के बीच P और Q श्रेणी क्रम में लगा दिए। आप एक बार बीच वाली लाइन भूल जाओ, तो आप देखो कि P और Q श्रेणी क्रम में है ना, और R और S भी, R और S यहाँ पे इन प्रतिरोध के नाम है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो ये श्रेणी क्रम में 2-2 प्रतिरोध लगाए। अब उन्होंने क्या किया कि बीच में यहाँ पर, यहाँ B और ये वाला D बिंदु है जो, इनके बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाया, धारामापी। ठीक है, और एक कुंजी लगा दी। और A और C बिंदु थे, इनके बीच उन्होंने एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, और एक कुंजी K1 लगा दी। ये उनका एक प्रायोगिक क्या था, सेटअप था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ सारी थ्योरेटिकली लिखी हुई है कि चित्र में व्हीटस्टोन सेतु को दर्शाया गया है। इसमें P व Q प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में और R और S प्रतिरोध को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। A और C के मध्य एक सेल E व कुंजी K1 और B और D के मध्य एक धारामापी G और कुंजी K2 को लगाया गया, जो अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ देखो ये आती है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना मैंने, ये आपके प्रैक्टिकल के वाइवा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एग्जामिनर जो होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि एग्जामिनर हर एक ही यहाँ से पूछेगा, लेकिन एक चांस बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कि यहाँ पर P और Q बुझाओ, P और Q की बुझाऊं AB व BC को, यानी जाओ जो P और Q प्रतिरोध लगे हुए हैं ना यहाँ पर, ये वाला P और ये वाला Q, तो ये जिस भुजा में लगे हैं या जिस शाखा में लगे हैं, ये AB शाखा में है और ये BC शाखा में। शाखा या भुजा यहाँ पे एक ही बात है, तो इसको AB और BC को अनुपाती भुजाएं कह देते हैं। और R जो होता है वो एक ज्ञात प्रतिरोध होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो R प्रतिरोध होता है ना, इसका मान आप चेंज कर सकते हैं। इस R जो प्रतिरोध नीचे लगेगा ना इधर इस साइड, उसका मान आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लैब है उसमें प्रतिरोध बॉक्स होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स उसको बोलते हैं। उसमें से जितना प्रतिरोध आपको चाहिए आप लगा सकते हो सर्किट में, ठीक है। उसके 2 टर्मिनल होते हैं, उन 2 टर्मिनलों को लगा दो और उसके बीच बहुत सारे प्रतिरोध के खांचे बने होते हैं। वहाँ से अगर आपको 5 ओम प्रतिरोध चाहिए तो 5 ओम वाली वहाँ पे पिन निकाल दो, अगर 10 ओम चाहिए तो 10 ओम वाली पिन। तो ये सारी चीज़ें आप जब लैब में जाओगे ना तब आपके क्या है समझ आएंगी। यहाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन जब लैब में एक्सपेरिमेंट ये करने जाओगे तब आपके समझ आएगी, ठीक है। तो P और Q भुजाओं को AB और BC को अनुपाती भुजाएं बोलते हैं। R जो ज्ञात प्रतिरोध वाली भुजा है उसको ज्ञात भुजा, और S क्या है अज्ञात प्रतिरोध, यानी S का मान अपने को निकालना होता है, तो इसे अज्ञात भुजा कह देते हैं, ठीक है। अब अज्ञात भुजा क्योंकि यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध है, तो अब जो ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है A और C के मध्य, तो A और C के मध्य जो सेल लगा हुआ है, तो इस A और C जो भुजा है यानी ये वाली भुजा है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य लगा है तो इसको सेल भुजा। और B और D बिंदु के बीच क्या है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो B और D के मध्य इस भुजा को अपने क्या बोल देते हैं धारामापी भुजा या गैल्वेनोमीटर भुजा बोल देते हैं इसको। समझ आई बात, भुजाओं के नाम समझ आ गए। फिर उसके बाद क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और संतुलन अवस्था। अब ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, सबसे पहले ये थ्योरी आप समझ लो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, फिर मैं आपको थ्योरी ये पढ़वा देता हूँ। पहले इसको समझना जरूरी है। देखो होता क्या है कि जब आप इस K1 कुंजी को लगा देते हो तो परिपथ पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो अब क्या है कि यहाँ से I धारा चलती है, I धारा चलती है, और ये I धारा यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाती है। इस A बिंदु पर प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ जाएगी। I1 धारा मान लो ऊपर चली गई और I2 इधर चली गई, ये I1 जा रही है और ये वाली कौन सी जा रही है इधर I2 जा रही है। अब जब ये वाली धाराएं मतलब ये वाली धारा जो I1 और I2 है B और D बिंदु पर पहुंचेंगी, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे फिर संधि आ गई समझ लो एक हिसाब से। तो अब यहाँ पे धारा बंटेगी, अब कौन सी बंटेगी I1 बंटेगी या I2 बंटेगी या दोनों बंटेगी, ठीक है। ये किस चीज पर निर्भर करता है भाई, देखो आपको पता है कि धारा की तो एक ही दिशा होती है, 2 दिशाएं नहीं हो सकती ऐसे धारा की भी, एक तार में ऐसे भी धारा जा रही है और एक तार में ऐसे भी आ रही है, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो अब ये वाली धाराएं जब जाएंगी तो या तो क्या होगा कि ये ऊपर B बिंदु पर धारा 2 भागों में बंट जाएगी, कुछ भाग यहाँ आ जाएगा कुछ भाग यहाँ आ जाएगा, और ये धारा ऐसे जाती हुई ये इस कुंजी K2 को भी लगाना पड़ेगा, यहाँ सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये D के साथ यहाँ पे धारा आके मिल जाएगी और ये मिल के यहाँ पे इधर चली जाएंगी धाराएं और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगी। या फिर क्या होगा कि जो आपकी B से धारा नहीं जाएगी, B पर धारा नहीं जाएगी, यहाँ D पर बंट जाएगी, कुछ धारा ऊपर की ओर चली जाएगी कुछ इधर की ओर, और ये वाली धारा ऊपर इस B बिंदु वाली के साथ मिलके यहाँ से दोबारा कहाँ पहुँच जाएंगी C बिंदु पर पहुँच जाएंगी। तो 2 स्थितियाँ बनती हैं। अब धारा किस साइड जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि धारा किस तरफ जाती है, धारा का प्रवाह की दिशा को निर्धारित कौन करता है। सारे कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो समझ लो धारा का जो प्रवाह होता है उसको निर्धारित करता है विभव। आपको मैंने जब विभव वाला चैप्टर करवाया था उसमें बताया था कि जो बिंदु उच्च विभव पर है और एक बिंदु निम्न विभव पर है, टंकी वाला उदाहरण दिया था कि उच्च जो पानी है ऊपर से नीचे आता है, कभी भी अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ऊपर उच्च दाब वाला बिंदु होता है, नीचे निम्न दाब, तो पानी हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब। तो वही चीज़ है कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है।
तो अब अपने को ये पता करना पड़ेगा कि इस बी बिंदु का विभव ज़्यादा है या डी बिंदु का। अगर तो बी बिंदु का विभव ज़्यादा है और डी का विभव कम है तो करंट बी वाला यहाँ से बंट के और करंट ऐसे आएगा नीचे, इस तार में धारा की दिशा ये वाली होगी। और अगर आपका क्या है, डी बिंदु उच्च विभव वाला बिंदु है तो और बी बिंदु कम विभव वाला है तो करंट डी से जाएगा ऐसे। ऐसे नहीं भाई, बी से भी क्या हो गया, दो भागों में बंट गया और डी से भी दो भागों में भी, यहाँ से कुछ करंट आ गया, यहाँ से कुछ करंट आ गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाता है। एक ही तार में करंट की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। समझ गए, समझ आई बात। तो अब देखो व्हीटस्ट्रॉन ने बस इसी यानी नब्ज को पकड़ा, इस चीज़ को उसने सोचा कि चलो ये वाला करंट का प्रवाह ऐसे हो रहा है बी और डी पर उच्च और निम्न विभव के हिसाब से। उसने कहा कि अगर अपने बी और डी के आप विभव बराबर कर दें, बिल्कुल भाई बी का विभव जितना है उतना ही डी का हो, तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर दो टंकियां ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है, और दोनों में बिल्कुल पानी का जो स्तर है यानी लेवल है समान है, तो अगर मैं इन दोनों को पाइप से जोड़ूंगा तो मुझे बताओ पानी जाएगा या इधर उधर। आप कहोगे कि सर नहीं जाएगा, पाइप पाइप भरी रहेगी, पानी ना तो इधर जाएगा और ना ही कोई इधर आएगा इसका पानी। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आवेश ना तो ऊपर से नीचे आएगा और ना ही नीचे से ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा कि व्हीटस्टोन ने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे ये सर्किट लगा होने के बावजूद, ये सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पे खुला नहीं है तार, ठीक है ना, यहाँ पे करंट आपका प्रवाहित हो सकता है, लेकिन उसने ये चीज़ देखी कि जब इस बी और डी बिंदु का विभव समान है तो ये करंट कहीं नहीं मुड़ा, सीधा चला गया और ये वाला करंट भी इस तार में से गया ही नहीं। मतलब इस तार को लगाने का तुक ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये उसने चीज नोट की भी, इस तार को लगाने का कोई तुक नहीं है जब अपना क्या है कि दोनों बी और डी बिंदु का विभव समान है, समान है, ठीक है। तो या आप ये कह सकते हो कि देखो ए बिंदु कॉमन है दोनों के लिए, बी और डी। मान लो इसका विभव 4 वोल्ट है, ठीक है, इसका विभव 10 वोल्ट है और इसका विभव भी 4 वोल्ट है, ठीक है। अब दोनों का विभव समान ले लिया आपने और ये कॉमन विभव वाला पॉइंट है। तो अब आप अगर मान लो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालोगे तो आप कहोगे कि सर 6 वोल्ट आ रहा है, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालोगे आप कहोगे कि सर 6 वोल्ट। तो देखो विभवांतर भी तब क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ए दोनों का कॉमन बिंदु है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सी मैं क्या करूं, कोई दूसरा मान लो 2 वोल्ट पर मान लूं, ये 4 पर ही हैं और ये 4 पर ही हैं, तो इन दोनों और इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है 2 वो भी क्या होगा, समान ही होगा। तो व्हीटस्टोन ने एक यानी बढ़िया चीज निकाली, उसने कहा कि जब इस बी और डी बिंदु का विभव समान हो जाता है तो करंट सीधा जाता है, सीधा जाता है और यहाँ पर धारा मापी में विक्षेप 0 आ जाता है, कोई धारा नहीं जाती, यहाँ पे तार लगी होने के बावजूद धारा नहीं जाती। ये उसके लिए सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। समझ आई बात। तो अब यहां से उसने इस चीज को उपयोग किया और प्रतिरोध निकालने का सूत्र निकाला उसने भी, अपने अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो कैसे, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जब कुंजी K1 को बंद किया जाता है, थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, तो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, वह ए बिंदु पर यह धारा I1 और I2 दो भागों में बंट जाती है। अब पुनः बी और डी बिंदु के मध्य K2 कुंजी बंद करने पर धारावापी में विक्षेप प्राप्त होता है। अब देखो अगर मान लो ये उच्च और निम्न विभव वाले बिंदु हैं और धारा आपकी क्या है, यहाँ बी से लेकर और डी तक जा रही है, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो बिल्कुल बीच में रहती है। अब वो इधर हो जाएगी क्योंकि वो धारा इसको इधर मोड़ देगी, इस साइड में मोड़ देगी, और अगर आपकी धारा डी से बी तक जा रही है तो वो इधर मोड़ देगी, ठीक है, इधर मोड़ देगी। तो ये तो सामान्य अवस्था है, जो मैंने करंट 0 वाली सिचुएशन बताई थी ना, वो इसकी संतुलित अवस्था है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ से धारा आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें उच्च विभव वाला कौन सा, निम्न वाला। तो ये वाली धारा आप अपने मान लेते हैं कि बी बिंदु उच्च विभव वाला और डी निम्न वाला, यहाँ इसमें मानते हैं अपने इस वाले डेरिवेशन में। तो अब धारा क्या होगी, I1 इधर से आ रही है, उसमें से IG कुछ धारा इधर चली जाएगी और इधर I3 धारा होगी जो I1 माइनस IG होगी। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ये कैसे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, यहाँ 5 एम्पियर धारा है, उसमें से ये IG वाली यहाँ से 1 एम्पियर चलेगी, तो अब इधर कितनी बची, 5 माइनस 1 ही करोगे आप कहोगे कि 4 एम्पियर बची, और इस 4 एम्पियर को I3 बोल रहा हूँ।
तो वही चीज़ यहाँ पे है कि I1 चली, IG इधर निकल गई, तो I1 माइनस IG इधर निकल गई। समझ आई बात। तो अब यही है इसमें कि कुंजी K2 बंद करने पर धारावापी में विक्षेप प्राप्त होता है, वह या तो B से D होगा या D से B होगा, वह वही धारा IG की दिशा होगी, वो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ विक्षेप की दिशा प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करती है। और ये बी और डी बिंदु उच्च या निम्न विभव पर हैं, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है भी, आपने यहाँ पे प्रतिरोध कैसे लगा रखे हैं ये वाले। अगर तो ये वाला प्रतिरोध आपने उच्च प्रतिरोध लगा रखा है तो आपको पता है V बराबर IR, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो विभवांतर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये वाला, अगर मान लो ऊपर वाला प्रतिरोध बड़ा है, नीचे वाला आपका प्रतिरोध छोटा है, तो ये वाला बिंदु उच्च विभव पर होगा, आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो उस चीज़ पर निर्भर करता है, उसमें अपने को एक बार नहीं पढ़ना, बस आप इतने याद रखो कि प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करता है। अब अपने मानते हैं कि माना धारा की दिशा बी से डी की ओर है, बी से डी की ओर धारा की दिशा है। समझ आई बात। जब व्हीटस्टोन सेतु में लगे प्रतिरोधों के मान की यह व्यवस्था की जाए कि धारामापी में शून्य विक्षेप हो, अर्थात IG बराबर 0 हो। मैंने बताया था ना अभी, शून्य विक्षेप यानी कि यहाँ सुई हिले ही ना, धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन यहाँ कोई धारा आई ना IG, तो इस समय क्या होगा कि इस समय B व D का विभव समान हो जाता है और I1 बराबर I3 और I2 बराबर I4 होता है। अब आप ये कैसे कह सकते हो, देखो यहाँ I1 धारा आई, IG तो अब इधर जा ही नहीं रही, तो IG यहाँ से कैंसिल होगी, तो अब I3 ये वाला I1 के बराबर आ गया, ये वाला I1 I3, और IG यहाँ पे 0 है, तो I2 आपका I4 के बराबर आ गया। समझ आई बात। तो इस समय जितनी धारा यहाँ I2 आ रही है उतनी धारा ही आगे जाएगी। समझ आ गई। तो अब अपने यही चीज़ यहाँ पे लेके चलते हैं संतुलित अवस्था में, कि जो इसका बी और डी बिंदु का विभव है वो क्या रहता है बच्चों, समान रहता है, समान रहता है। अब इस बी और डी बिंदु के विभव को मैं यहाँ पे माइनस के निशान लगा देता हूँ, माइनस के निशान लगा दिए, और दोनों तरफ वी ए को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कैसे किया भी, ये देखो ये 4 है, वी बी का मान 4 है और इसका मान भी 4 है, मैंने बराबर लिख दिया वी बी और वी डी। अब मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ वी ए का मान 6 रख दिया और इधर भी वी ए का मान 6 रख दिया। तो अब मुझे बताओ अंतर दोनों का सेम आ रहा है ना, तो तभी ये वाला अंतर लिखा है। अब अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं समझ आती तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो, मैंने आसान करके आपको बता दिया। इसका मान 4 मान लो, इसका मान 4 मान लो, इसका मान 6 मान लो, तो ये भी 6 होगा, तो दोनों तरफ अंतर सेम हो जाएगा। अब वी ए माइनस वी बी यहाँ पे क्या है, आप मुझे बता सकते हो भी, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों के विभवों का अंतर, मतलब इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, क्योंकि प्रतिरोध है ये वाला तो इसके दो सिरे ए और बी तो हैं। तो आपको पता है ओम का नियम कहता है कि प्रतिरोध कोई भी हो उसके सिरों का जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो अगर मैं यहाँ पे वी ए माइनस वी बी की बात करूँ, वी ए माइनस वी बी, तो आप कहोगे कि सर ये होगा I1 इंटू पी, क्योंकि इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर I1 धारा प्रवाहित और ये P इसका मान है, तो I1 P हो जाएगा। समझ आई बात। और इसी तरह वी बी, अगर मैं यहाँ वी ए माइनस वी डी लिखूँ तो वो I2 इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये आर प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ पे। समझ आई बात। तो ये एक समीकरण बन जाएगी I1P बराबर I2R, ये समीकरण बन गई। अब आपको क्या करना है, वी बी बराबर वी डी, पहले इसका लॉन्ग मेथड समझ लो, फिर शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा आपको, इसको याद रखने का मेथड क्या है। अब दोबारा से अपने वही समीकरण ले रहे हैं जो ऊपर ली थी, अब दोनों में से अपने वी सी घटा रहे हैं दोनों तरफ से। अब मान लो इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, वी सी का मान 2 है, वी सी का मान 2 है, तो दोनों तरफ 2 2 घटाया तो 2 2 ही बचे दोनों तरफ, तो मतलब दोनों मान समान है। तो अब आप ये देखो कि वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी यहाँ पे क्या है, ये वाला वी बी माइनस वी सी, तो आप कहोगे कि सर ये तो इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बन गया। तो अब इस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो रही है I3, I3 धारा प्रतिरोध का मान है Q, और बिल्कुल इसी तरीके से वी डी माइनस वी सी, ये S प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I4, तो I4 इंटू एस, I3 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस। समझ आई बात। तो I3 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस, ये आ गया समझ। देखो ये टॉपिक उस बच्चे के समझ आएंगे जो बच्चे ने पहले विभव वाला टॉपिक उसका पूरा क्लियर है।
अगर विभव वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ओम का नियम क्या है, उस बच्चे के समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। पहले पिछले टॉपिक क्लियर करो, फिर ही आप इस पर आ पाओगे। अब देखो, आपको पता है कि संतुलन की अवस्था में अभी मैंने कहा था कि जो धारा होती है वो सेम हो जाती है, I1 I3 के बराबर और I2 I4 के बराबर, क्योंकि IG जो धारा होती है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ आई बात। तो अपने क्या करते हैं, इस I3 की जगह I1 रख देते हैं और I4 की जगह I2 रख देते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्यों रखा, तो देखो ये समीकरण बन गई और एक समीकरण बनी थी ऊपर, समीकरण 3 और 4, 3 और ये वाली 4, तो दोनों को भाग दे दो, तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो अपने पास समीकरण बन गई है यहाँ पर P बटा Q बराबर R बटा S, P बटा Q बराबर R बटा S। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का समीकरण है। मतलब कि ऊपर जो प्रतिरोध लगे हैं ये P और Q, इन दोनों का अनुपात नीचे वाले दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी ये वाली भुजा है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब आपको पता कई बार क्या दे देंगे, आपको दे देंगे यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं लगा, एक प्रतिरोध लगा है बस, ठीक है, और उस प्रतिरोध का मान आपको दे दिया 5 ओम है, और यहाँ पे दे दिया आपको 10 ओम है, यहाँ पे दे दिया आपको 4 ओम है, यहाँ पे दे दिया आपको 20 ओम है, और ये दे दिया 8 ओम है। तो अब 10/4 और 20/8 इन दोनों का अनुपात निकालो आप, तो 10/4 और यहाँ पे 20/8, ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इसको काटो 2 से, ये आ गया 5/2, और इसको काटो 4 से, तो ये भी आ गया 5/2, तो दोनों अनुपात बराबर आ रही हैं। तो अब आप इस प्रतिरोध को हटा सकते हो क्योंकि इसमें से धारा ही नहीं जा रही, मतलब इसके लगाने का कोई तुक नहीं है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आपसे, समझ आई बात। तो तब आप डायरेक्ट लगाओगे P बटा Q बराबर R बटा S, उसमें से आपको एक चीज़ का मान पूछ रखा होगा, 3 के दिए रखे होंगे, तो आप क्या करोगे, ये समीकरण लगा के मान निकाल लोगे। और सामान्यतः अपने S जो होता है वो अज्ञात प्रतिरोध लेते हैं, तो S का मान यहाँ से निकालें अगर अपने, तो S को इस P की जगह पे ले जाओ, P को S की जगह पे ले आओ, और Q को आप इस R के साथ गुणा कर दो, तो QR बटा P। तो व्हीटस्टोन सेतु में अब देखो, जो कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का समीकरण है, ये संतुलित अवस्था आ गई है इसकी। और इसमें एक नोट है, और ये भी बहुत ही अच्छा यानी नोट आपको लगाया हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपके प्रैक्टिकल में सावधानी में लिखने के काम आती है, ये वाली चीज़ आपको हर एक प्रैक्टिकल में सावधानियां लिखनी होती हैं। तो सावधानी में एक सावधानी ये है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलित बिंदु की सुग्राहिता के लिए 4 भुजाओं में लगे प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। एक ही कोटि का मतलब भी एक प्रतिरोध आप 10 ओम ले रहे हो, दूसरा 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, ऐसे नहीं भी दूसरा आप 200 ओम ले लो, एक 10 ओम ले लो, एक 200 ओम ले लो, या एक 2000 ओम ले लो, मतलब लगभग उसी रेंज के होने चाहिए। कोटि का मतलब रेंज वही होनी चाहिए, 10 से लेकर 50 ओम तक के बीच के मान लो होने चाहिए। ऐसे नहीं भी एक आपने 1000 ओम का ले लिया, एक 5 ओम का ले लिया, तब आपका रिजल्ट कभी सही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा धारा कैसे जा रही है। तो ये एक ही कोटि के होने चाहिए सारे प्रतिरोध। तो ये बच्चों आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का समीकरण है। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना, आपको बस एक ही समीकरण याद रखनी है, और वो समीकरण कौन सी है, VB बराबर VD। सबसे पहले ए में से इसको घटा देना है, और फिर इसमें से D घटा देना है। आपको देखो 2 समीकरणें बनेंगी, बस वो 2 समीकरणें किसी ना किसी तरीके से आपको बनानी होंगी। एक समीकरण तो ये वाली है, ठीक है, और एक समीकरण ये वाली, बस 2 समीकरण बना के इनका भाग देना है, संतुलित अवस्था का समीकरण। और इस डेरिवेशन को जब तक आप 3-4 बार रफ कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा कैसे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो विभव विभवांतर वाला कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। अब प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं वो भी कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। तो प्रैक्टिकल इस पर आधारित मीटर सेतु एक उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो प्रैक्टिकल आपके इसमें है, उसमें व्हीटस्टोन सेतु का ये वाला सिद्धांत P बटा Q बराबर R बटा S लगेगा। तो वो इससे आगे वाला टॉपिक है वो अपने करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये वाला समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है वो करेंगे अपने 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें अपने करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु यही इसकी संतुलित अवस्था का समीकरण है, यही निकालना है, लेकिन किरचॉफ नियम से। किससे? किरचॉफ के नियम से। समझ आई बात। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपनी अच्छे तरीके से
स्टडी जारी रखें। बच्चों क्या है कि ठंड बहुत पड़ रही है और एक छोटा बेबी है घर पे, ठीक है, तो उसको भी ठंड में बहुत संभालना पड़ता है और साथ में रीड की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे दो तीन चीज़ें मिक्स ही हो गई हैं, तो इस कारण क्या है वीडियो थोड़ी स्लो मिल जाती है आपको। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, जैसे आज दो वीडियो मिल जाएंगी आपको, एक इंग्लिश मीडियम की डाल दी मैंने पहले, एक हिंदी की। तो ऐसे चलता ही रहता है, आप टेंशन मत लो, अपना आराम से सिलेबस करते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, रिलैक्स रहो, फ्री माइंड रहो, कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है ना।